विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अभी तक देखा कि बाबर जो है पंजाब तक पहुंच चुका है, पंजाब तक के क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो चुका है। इसके बाद वो जो है दिल्ली की ओर कूच करने का सोच रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पानीपत के युद्ध के विषय में, जो 1526 में लड़ा गया था। जानेंगे किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी इस युद्ध में। इब्राहिम लोदी हार गया था, तो उसके हार के क्या कारण थे, बाबर के जीतने के क्या कारण थे और इस युद्ध के क्या परिणाम निकले। साथ ही साथ पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर के समक्ष क्या कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हुई, तो ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, देखिए डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत, जो कहां पर है, हरियाणा राज्य में, आज का जो हरियाणा है वहां का एक जिला है पानीपत, तो वहीं पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को भीषण युद्ध हुआ था। और इस युद्ध ने भारत की दशा और दिशा बदल करके रख दी। क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, लोदी वंश का अंत हो गया, भारत में एक नई वंश की शुरुआत होती है जिसको हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं किस टाइप से ये हुआ था। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बाबर है उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब के जो प्रमुख स्थान है, बाजौर हो गया, हो गया, सियालकोट हो गया, मुल्तान हो गया, दीपालपुर, जालंधर, इन सभी स्थानों पर बाबर ने अधिकार कर लिया। मतलब कि पूरा का पूरा पंजाब जो है बाबर के अधिकार में आ गया। और जो पंजाब का जो भूतपूर्व सूबेदार था, मतलब कि दौलत खां लोदी, वो भी बाबर के नियंत्रण में आ चुका था। वो जो है बाबर के खिलाफ विद्रोह भी करता है, लेकिन बाबर उसको जो है कुचल देता है। दौलत खां लोदी जो है बाबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। और जो बाबर है वो दौलत खां लोदी के बेटे को अपने मातहत, अपने नियंत्रण में कुछ स्थानों का सूबेदार बना देता है। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां को भी अपने नियंत्रण में दीपालपुर का सूबेदार बना देता है। मतलब अब पंजाब का कर्ता धर्ता कौन है, बाबर है। तो बाबर पंजाब में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद आगे की रणनीति बनाता है, मतलब कि भारत के अंदर घुसने की। घुस तो चुका है, वैसे रास्ते में है, लेकिन जो केंद्र है, जो सेंटर है, दिल्ली पर आक्रमण करने का वो प्लान बनाना चालू कर देता है। तो इस प्रकार से वो जो है 1525-26 तक पंजाब में खुद को सुदृढ़ करने के बाद 1526 में दिल्ली की ओर कूच करता है। तो वो जो है 12,000 सैनिकों के साथ सिंधु नदी को पार करता है। मतलब कि वो जो है काबुल से अपने साथ कुल 12,000 की संख्या में सेना लेकर के आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। और जो इब्राहिम लोदी था ना, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, लोदी वंश का सुल्तान, उसके पास लगभग 1 लाख की संख्या में सैनिक थे। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है, 1 लाख, और बाबर के पास मात्र 12,000। लेकिन बाबर जब पंजाब पर अधिकार कर लिया था तो पंजाब में उसके पास पहले से ही थोड़े सैनिक थे, मतलब जो उसने पहले से छोड़ रखे रहे होंगे, तो उन्होंने भी आकर के बाबर को ज्वाइन किया। इसके अलावा बाबर का जो भारत में जो अफगान लोग थे, जो अफगान सरदार थे, जो बाबर का साथ दे रहे थे, बाबर का पक्ष ले रहे थे, तो उनके तरफ से भी थोड़ी बहुत सैन्य सहायता मिलती है। और अफगान बाबर का सपोर्ट कर रहे हैं, बाबर का पक्ष ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी चीज थी। तो इन सब चीजों से बाबर जो है प्रेरित होता है। उसके जो सैनिक है जो काबुल से आए थे वो भी इससे बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। वहीं इब्राहिम लोदी, उसके पास 1 लाख की सेना होती है, फिर भी वो हार जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे उसके हारने के क्या कारण थे और बाबर के जीतने के क्या कारण थे। तो बाबर निकला काबुल से 12,000 सैनिकों को लेकर के, सिंधु नदी को पार किया। अब और यहाँ के बहुत सारे अफगान सरदार बाबर के पक्ष में थे। तो देखिए, अच्छा, ये जो 12,000 जो सैनिक है ना, इसके विषय में बाबर ने अपनी रचना, अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा हुआ है। उसने बताया है कि वो जो है 12,000 सैनिकों को लेकर के भारत आया हुआ था। इसके अलावा उसके बाद के जो इतिहासकार हैं, जैसे कि अबुल फजल, फरिश्ता, उन्होंने भी ये बात लिखा है कि बाबर अपने साथ 12,000 की संख्या में सैनिक लेकर के आया था। तो ये उसके बाद के इतिहासकारों ने भी लिखा है, और खुद बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी पर लिखा है इस चीज को।
बाबर के साथ उसका बेटा हुमायूं भी भारत आता है। मैंने बताया था हुमायूं के बारे में, जिसको बाबर ने बदख्शां का सूबेदार बना दिया था। तो बाबर जो है अपना निकल पड़ता है और वो जो है सरहिंद अंबाला होता हुआ दिल्ली की ओर कूच करता है। और वो जो है दिल्ली से लगभग कुछ दूर, लगभग 100 किलोमीटर कुछ होगा शायद पानीपत, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो वो जो है दिल्ली के निकट पानीपत नामक स्थान में आकर के ठहरता है, वहां अपने सैनिकों को रखता है और उसी स्थान को तय किया जाता है कि यहीं पर टकराव होगा, यहीं पर युद्ध होगा। देखिए यहाँ बाबर आया तो उसको पता था कि लड़ना तो है ही है, तो वहां पर वो आता है और अपने सैनिकों को सजाना शुरू कर देता है, मतलब कि अपनी सेना को वहां पर जमाना शुरू कर देता है कि कौन सा चीज कहां होगा, क्या होगा, वो सारा चीज वो व्यवस्था करने लगता है। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी को भी पता चल जाता है कि बाबर जो है आ रहा है, क्योंकि अब देखिए उस समय भले ही संचार के साधन उतने सुगम नहीं थे, लेकिन फिर भी जो राजे महाराजे थे उनके जो गुप्तचर होते थे फैले हुए होते थे। और इब्राहिम लोदी को ये तो पता रहा ही होगा कि कोई बाबर नाम का कोई शासक है जो काबुल का है और पंजाब में उसने हाहाकार मचा रखा है। पंजाब जो कि दिल्ली सल्तनत का ही अंग हुआ करता था, जो दौलत खां लोदी है वो इब्राहिम लोदी का ही सूबेदार था पंजाब में नियुक्त किया हुआ। तो इब्राहिम लोदी को ये सब चीजें जब पहले पता चली होंगी, 1519-20 में बाबर ने आक्रमण किया, अगर उसी टाइम पर वो कुछ एक्शन लेता तो शायद कुछ और स्थिति हो सकती थी। लेकिन इब्राहिम लोदी, जैसा कि हम जब पढ़ रहे थे इब्राहिम लोदी के बारे में, तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि वो बड़ा ही दंभी किस्म का व्यक्ति था, घमंडी था, अपने अफगान सरदारों के प्रति उसकी नीति सही नहीं थी। तो इब्राहिम लोदी को भी पता चलता है कि बाबर जो है पहुंच गया है, तो वो भी अपना सेना वेना लेकर के पानीपत की ओर रवाना होता है। 1 लाख की संख्या मैंने बताई। तो अब जो है बाबर पानीपत पहुंच चुका है, तो वो क्या करता है, उसके पास जो भी सैनिक है 12,000 की संख्या में उसके पास सैनिक है, लेकिन उसके कुछ पहले से छोड़े हुए सैनिक और दूसरे अफगान सरदारों से जो सेना प्राप्त होती है, तो ले दे करके 20-30 हजार के आसपास उसकी सेना रही होगी। फिर भी इब्राहिम लोदी की तुलना में बाबर के पास बहुत कम संख्या में सैनिक थे। भले संख्या कुछ भी रही हो, लेकिन जो बाबर की सेना थी इब्राहिम लोदी की सेना से बहुत कम थी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बाबर क्या करता है, अपनी सेना में से कुछ को जो पानीपत नगर है वहां पर टिका देता है, वहां पर वो उनको छुपा देता है, मतलब कि जो घर वर मकान वकान होगा उनकी ओट में वो लोग जो है बिल्कुल छुप जाते हैं। और उसके बाद जो थोड़े दूसरे सैनिकों को वो क्या करता है, पानीपत का जो मैदान है जहां युद्ध होना होता है उसके बगल में एक खाई होता है, एक ढलान जैसा क्षेत्र होता है, वहां पर पेड़ झाड़ी वाड़ी होता है, झुरमुट उर्मुट होता है, तो वहां पर उनको छुपा देता है। तो ये दोनों तरफ, मतलब कि मान लीजिए ये युद्ध का क्षेत्र है, यहां पर बाबर की स्थायी सेना है, मतलब मुख्य, तो एक तरफ जो है खाई होती है तो वहां पर कुछ सैनिकों को लगा देता है, दूसरी तरफ पानीपत नगर में कुछ सैनिकों को वो छुपा देता है। तो यही क्या थी उसकी तुलुगमा नीति। मैंने बताया था तुलुगमा युद्ध नीति के बारे में, यहां मैंने लिखा है तुलुगमा युद्ध नीति। तो देखिए बाबर अपने साथ भले 12,000 जैसी एक छोटी संख्या में सेना लेकर के आया है, लेकिन उसकी जो युद्ध नीति थी वो बहुत सटीक थी। और जो यहाँ के शासक थे इब्राहिम लोदी और जो अफगान थे उनको इसके विषय में बिल्कुल भी पता नहीं था, तुलगमा युद्ध नीति। इसके अलावा वो अपने साथ तोप भी लेकर के आया था, बारूद का सबसे पहला प्रयोग इसी पानीपत के युद्ध में किया गया था बाबर द्वारा। तो वो अपने साथ तोप भी लेकर के आया था और तोपों को सजाने की जो उसकी विधि थी वो थी उस्मानी विधि। ये बहुत ही बेहतरीन विधि बताई जाती है उस समय के हिसाब से तोपों को सजाने की। ऐसा नहीं है कि आपके पास तोप है और बस उसको आप ले करके आ रहे हो और फायर किए जा रहे हो, मतलब कोई ढंग का आप उसको व्यवस्थित नहीं कर रहे हो, तो उससे भी कोई मतलब नहीं। उसको भी सही तरीके से व्यवस्थित करके चलाना होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो वो जो है उस्मानी विधि से तोपों को सजाया था। तो ये जो उस्मानी विधि है उसने उस्मानियों से सीख रखा था, और जो तुलगमा युद्ध नीति है ये उज्बेगों से उसने सीखा था। उज्बेगों से कई बार खुद बाबर परास्त हुआ था मध्य एशिया में। तो ये जो दो चीजें थी, एक तोप खाना हो गया, एक तुलुगमा युद्ध नीति थी, ये उसकी जीत के बहुत बड़े कारण थे, भले उसके पास सैनिक कम थे। तो इस प्रकार से बाबर जो है अपनी सैनिकों को, अपने मतलब आधे सैनिकों को इधर उधर छिपा देता है दोनों तरफ, और सामने खुद अपना मुख्य रहता है। तो वो क्या करता है, अब जो सामने तरफ है, जैसे ही वो पानीपत में पहुंचता है ना, बहुत बड़ी संख्या में वो बैलगाड़ियां इकट्ठी करना शुरू करता है और बैलगाड़ियों का एक चेन सा बना लेता है। मतलब कि बहुत सारी बैलगाड़ियों को आपस में जो चमड़े की जो रस्सी होती है उससे बांध देता है बैलगाड़ियों को, और उनको जो है लगभग यहाँ पर रखता है, बैलगाड़ियों को यहाँ पर कहीं रखता है, और उसके दोनों तरफ इस तरफ जो है तोप खानों को नियुक्त कर देता है, तोप खाने लगा देता है। और उसके जो तोप
खाने के जो संचालक थे ना, उनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक था उस्ताद अली, दूसरा था मुस्तफ़ा। ये दोनों जो है ना उस्मानी थे, मतलब कि इनकी जो जाति थी ना उस्मानी थे, उस्मानिया के थे। तो अच्छा, ये जो उस्मानी है ना, उस्मानी ये मध्य एशिया की एक जाति थी, और जो उस्मानी शासक थे ना उन्होंने ईरान के शाह को परास्त किया था, और उसमें उन्होंने यही सब युद्ध नीतियों का प्रयोग किया था। तो बाबर इस चीज को जानता था, और उसने जो है इस चीज का बाकायदा ट्रेनिंग ली, सीखा इस चीज को। और दो तोपची जो कि उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, ये दोनों ही उस्मानी थे, तो इनकी सेवाएं उसने ली यहाँ पर पानीपत की लड़ाई में। तो दो तरफ उसने जो है तोपखानों को लगा दिया, एक तरफ मुस्तफ़ा और एक तरफ उस्ताद अली को नियुक्त किया गया, और बीच में जो है बैलगाड़ियां, उनको आपस में क्या कहेंगे, जो क्या चमड़े की रस्सियों से उनको आपस में बांध दिया। और ये जो बैलगाड़ी थी ना, इसके पीछे फिर सैनिक छुपेंगे और वहां से हमला करेंगे। तो ये उसका कुछ प्लान था। अब बाबर यहाँ पर मतलब अपना सारा चीज तामझाम सजा लिया, व्यवस्थित कर लिया अपने सैनिकों को। उसके बाद फिर इब्राहिम लोदी भी यहाँ पहुंच जाता है, मतलब कि युद्ध क्षेत्र में। तो अब जो है डेट याद रखेंगे, 12 अप्रैल 1526, 12 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं जो हैं आमने सामने हो जाती है। 1526 में एक तरफ बाबर, एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना। एक तरफ बाबर की लगभग 20-30 हजार की सेना, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि इब्राहिम लोदी ने अपनी जो पूरी सेना है उसको नहीं उतारा था। उसका जो मुख्य सेना है बताया जाता है वो पीछे थी, अगर वो उसका प्रयोग करता तो शायद वो जीत जाता। अब यहाँ एक समस्या ये खड़ी हो जाती है कि जो बाबर के जो सैनिक होते हैं, जो उसके सरदार होते हैं, वो जो है बाबर की इतनी विशाल सेना को देख करके, मतलब पहले देख करके नहीं, सुन करके, जब उनको पता चलता है कि जिससे वो लड़ने जा रहे हैं दिल्ली का सुल्तान, उसके पास 1 लाख की संख्या में सैनिक हैं, जब ये चीज बाबर के सैनिकों को पता चलती है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, और बाबर के सामने बोलते हैं कि नहीं, बस यहां तक आ गए, चलो वापस। लेकिन बाबर बोलता है कि यहां तक आए हैं, लड़के ही जाएंगे। और उसको जो है अपनी तुलगमा युद्ध नीति, अपने तोप खानों पर और अपने युद्ध संचालन पर, अपने अश्व सेना के संचालन पर, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास था, न कि संख्या बल पर। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो बाबर के जो सरदार थे ना, उनको वेग कहा जाता था, बेग कहा जाता था। ये चीज याद रखिएगा, आगे भी ये शब्द आएगा। तो इसके जो बेग थे वो मना कर देते हैं, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन बाबर उनको समझाता है, बताता है कि हम लोग क्यों आए हैं, क्यों लड़ रहे हैं, तब वो फिर मान जाते हैं युद्ध करने के लिए। देखिए, बाबर जो है ना बहुत अच्छा वक्ता था। मैंने उसकी जो आत्मकथा है तुजुके बाबरी, उसका बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो उसमें उसने जो कुछ लिखा है ना, उसकी जो भाषाई कौशल है वो बहुत अच्छी है। तो वो लिखने का काफी अच्छा था, मतलब उसकी जो लेखनी थी बहुत अच्छी थी, अच्छा लिखता था वो, और उसी कारण वो एक अच्छा वक्ता भी था। तो वो जो है अपने सैनिकों को, अपने बेगों को अच्छा भाषण देता था, उनके सामने अच्छी अच्छी चीजें बोलता था, जिससे वो उसके सैनिकों में आत्मविश्वास बढ़ जाता था और वो लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। आगे खानवा के युद्ध में मैं बताऊंगा किस तरह से वो अपने सैनिकों को मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है। तो 12 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती है, लेकिन लगभग 8-10 दिन तक दोनों तरफ से कोई भी हमला नहीं करता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों का ही हिम्मत नहीं होता है। पहले तो जो इब्राहिम लोदी की जो सेना है वो भी बाबर की सेना को एक बार देख करके हिचकिचाने लगती है कि बाबर जिस प्रकार से अपनी सेना को व्यवस्थित करके रखा हुआ होता है, तो थोड़ा सा वो भी घबरा जाते हैं कि ये क्या चीज है। मतलब उनको भी ठीक ठाक अनुमान नहीं रहा होगा कि इसके पास कितनी सेना है। और इधर जो बाबर के सैनिक है पहले थोड़ा सा हतोत्साहित होते हैं 1 लाख की संख्या सुनकर के, लेकिन बाबर द्वारा समझाने के बाद वो भी मान जाते हैं युद्ध करने के लिए। तो 12 अप्रैल को दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन किसी की तरफ से भी शुरुआत नहीं की जाती है। लेकिन अंततः परेशान होकर के 19 अप्रैल 1526 को बाबर जो है रात के समय इब्राहिम लोदी की सेना के ऊपर आक्रमण कर देता है, लेकिन उसको जो है सफलता नहीं मिल पाती है। और इसके बाद फिर दिन आता है 21 अप्रैल 1526 का। 21 अप्रैल 1526 का बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। 21 अप्रैल 1526 का दिन आता है, निर्णायक युद्ध का दिन आता है। दोनों सेनाएं आमने सामने रण क्षेत्र में उतर जाती है। अच्छा, एक चीज बताना छूट गया कि जो बाबर है ना, वो क्या करता है, जो पानीपत जहां पर वो अपनी सेना को ठहराया हुआ होता है, तो उसके सामने वो ना गड्ढे भी खुदवा देता है, और उस गड्ढे के अंदर में बहुत सारी नुकीले
लकड़ियों को डलवा देता है, बांसों को डलवा देता है और ऊपर से उसको जो है पत्तों से ढक देता है, मतलब कि नीचे गड्ढा है, ये किसी को पता न चले। तो जब इब्राहिम लोदी की सेना आगे बढ़ती है तो वो सब के सब उस गड्ढे में समाने लगते हैं, घुड़सवार उसमें गिरने लगते हैं, हाथी उसमें गिरने लगते हैं। देखिए जो इब्राहिम लोदी था ना, उसके पास बड़ी संख्या में हाथी थी। कई सारे इतिहासकार जो है 300 की संख्या बताते हैं, कई जगह पर 1000 बताते हैं, लेकिन जो इब्राहिम लोदी जो बाबर था ना, उसने अपनी तुजुके बाबरी में इब्राहिम लोदी द्वारा हाथियों के प्रयोग के विषय में उतना कुछ उसने नहीं लिखा है। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इब्राहिम लोदी हाथियों का उतना अच्छे से या फिर उतनी अधिक प्रयोग नहीं कर सका होगा, ऐसा मानते हैं, लेकिन उसने हाथियों का प्रयोग किया था। तो उस गड्ढे में हाथी गिरते हैं, घुड़सवार गिरते हैं। अब ये चीज देख करके जो इब्राहिम लोदी की सेना है थोड़ी सी मतलब घबरा जाती है कि क्या हो रहा है, आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। तो अब जो है इसी समय जो अपना इब्राहिम लोदी है वो रणनीति बनाता रहता है कि किस प्रकार से क्या करना है। तो इसी समय जो बाबर की जो सेना है, जो एक तरफ उसने पानीपत नगर में छुपाया हुआ था, दूसरा वो खाई में छुपा दिया था, तो वो लोग जो है ना घेरना चालू कर देते हैं। मतलब कि ये मान लीजिए बाबर की मुख्य सेना है, यहाँ पर बाबर है, यहाँ उसका तोप है, बैलगाड़ियाँ हैं, और इस तरफ वो मान लो खाई है, और इस तरफ वो पानीपत जो नगर में छिपे वाले सैनिक हैं। तो इस तरफ वो गड्ढा मान लो। अब यहाँ पर है इब्राहिम लोदी की सेना। अब इस तरफ से ये सैनिक निकलते हैं इधर, और इधर से ये निकलते हैं। तो इब्राहिम लोदी की जो सेना है ना वो सब तरफ से घिर जाती है, और इधर से ये लोग फिर इनके ऊपर टूट पड़ते हैं पीछे से जो छुपे वाले सैनिक है, और इधर से फिर तोप का प्रयोग होना चालू हो जाता है। तो जो सामने के सैनिक होते हैं वो तोप का शिकार हो जाते हैं। अब वो लोग पीछे हटेंगे तो पीछे से ये लोग मारेंगे। तो चारों तरफ से ये लोग जो घिर जाते हैं, बाबर की सेना भयंकर मारकाट मचाती है, और जो तोपों का प्रयोग होता है उसको देख करके तो जो इब्राहिम लोदी के सैनिक हैं बड़े बिल्कुल मतलब घबरा जाते हैं कि भाई ये है क्या चीज, बिल्कुल सकपका जाते हैं। वैसा चीज उन्होंने कभी देखा नहीं था कि कोई चीज है जहां से कुछ निकल रहा है, जमीन में पड़ते ही वो बम फट जा रहा है, बूम हो रहा है, और लोगों के चीथड़े उड़ जा रहे हैं। तो ये चीज देख करके जो इब्राहिम लोदी के जो सैनिक हैं वो घबरा जाते हैं, तितर बितर होने लगते हैं। और यहाँ पर जो हाथी यूज में लिए गए थे, हालांकि जो बाबर है वो इस विषय में उतना ज्यादा नहीं लिखता है, लेकिन दूसरे स्रोतों से पता चलता है कि जो हाथी यहाँ प्रयोग में लिए गए थे वो हाथी इन बम के धमाकों से इधर उधर भागने लगे, क्योंकि जो हाथियों का जो कान होता है थोड़ा सा बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, वो जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो हाथी जो है बम के धमाकों को सुन करके इधर उधर भागने लगे, मतलब कि अनकंट्रोल हो गए, और अपने ही सैनिकों को अपने पांव तले कुचलने लगे। तो इससे जो है इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच जाती है कि क्या करें, कहां जाएं। अब पीछे से भागें तो पीछे से इधर से सैनिक है वो लोग मारकाट मचा रखे हैं। तो ऐसे में जो है इब्राहिम लोदी की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और इसी बीच इब्राहिम लोदी खुद वो भी मारा जाता है युद्ध क्षेत्र में। और जो युद्ध है ना 3-4 घंटा कुछ चला था, मतलब ज्यादा लंबा नहीं चला था, 3-4 घंटे में ही युद्ध का फैसला हो गया। इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है, और उसके साथ लगभग 15,000 की संख्या में उसके सैनिक भी मारे जाते हैं, और बाकी के जो सैनिक थे वो इधर उधर भाग जाते हैं, कुछ पकड़ लिए जाते हैं। और जो बाबर है ना वो बड़ी संख्या में इब्राहिम लोदी के सैनिकों के सरों को कटवा करके उसका मीनार बनवा देता है। देखिए ये चीज मैं पिछले वीडियोस में बताना छूट गया था कि जो बाबर था ना वो जहां भी आक्रमण करता था, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी नगर में, गांव में लूटपाट करता था, तो वहां वो ना लोगों को मार देता था और उनके सरों को कटवा करके उससे मीनार बनवा देता था। मतलब कि एक के ऊपर एक रख करके एक पिरामिड जैसा मीनार टाइप का वो बनवाता था। देखिए बाबर किसका वंशज था? तैमूर लंग का। दूसरी वो मंगोलों से भी उसका संबंध था। ये दोनों बड़े बर्बर टाइप के थे। तैमूर लंग ने दिल्ली में क्या कर रखा था, भयंकर कत्लेआम किया था, तो वही चीज बाबर में भी था। तो बाबर जो है जहां से भी गुजरता था पूरा कत्लेआम कर देता था, लोगों के सर काट देता था, उससे मीनारें बनवा देता था। तो ऐसा कुछ था। तो दिल्ली में भी यही करता है पानीपत की लड़ाई के बाद, मतलब कि पानीपत की लड़ाई में जीतने के बाद। तो इब्राहिम लोदी मारा जाता है युद्ध क्षेत्र में। देखिए इब्राहिम लोदी जब जिंदा था ना, और जब ये सारा कुछ हो रहा था, उसके सैनिक एक एक करके मारे जा रहे थे, चारों तरफ से घिर चुके थे, तो उस टाइम पर उसके जो सरदार थे, अफगान सरदार थे, जो उसके विश्वास पात्र थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी को बोला कि तुम जो है यहाँ से निकल जाओ, मतलब आप यहाँ से निकल जाइए बच के, और जिंदा रहोगे तो फिर आगे जो है फिर से देखेंगे। लेकिन जो अपना जो इब्राहिम लोदी था ना, वो भले ही बेवकूफ था या फिर अयोग्य शासक था, लेकिन बहादुर जरूर था। लेकिन बहादुर होने से ही कुछ नहीं होगा, उसमें बेवकूफ जैसी कई सारी चीजें थी, चीजों को वो सही तरह से समझ नहीं सका, अच्छा मतलब कुशल सेनानायक नहीं था, लेकिन बहादुर था।
वो जो है युद्ध क्षेत्र छोड़ करके नहीं जाता है, लड़ता रहता है अंतिम समय तक और युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हो जाता है, मारा जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था वो था इब्राहिम लोदी, जिसको हम लोग अयोग्य शासक कहते हैं, लेकिन वीर जरूर था, बहादुर जरूर था, लेकिन उतना होना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत होता है, बाबर की जीत होती है और इसके बाद बाबर क्या करता है, अपने बेटे हुमायूं उसको भेजता है आगरा, साथ में एक ख्वाजा नाम के व्यक्ति को भी भेजता है, उसको मतलब दो लोगों को नहीं भेजता है, उसके सैनिकों को भी भेजता होगा, उसको भेजता है आगरा, आगरा पर अधिकार करने के लिए, क्योंकि उस समय जो आगरा थी वो राजधानी थी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और दिल्ली के स्थान पर उसको भारत की राजधानी बनाई, दिल्ली सल्तनत की। 1504 में ही क्या हुआ था और बाबर ने काबुल पर अधिकार किया था। दोनों चीजें याद रखना है 1504 से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो वो हुमायूं को भेजता है आगरा पर अधिकार करने के लिए, वहीं सैनिकों के एक दल को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजता है और खुद जो है थोड़ा देर आराम करता होगा। अब इसके बाद 27 अप्रैल 1526, ये डेट याद रखेंगे, 27 अप्रैल 1526 क्या हुआ इस दिन बाबर जो है दिल्ली पर मतलब दिल्ली पहुंच जाता है और 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर के नाम का खुतवा पढ़ा जाता है। मतलब कि वो जो है दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाता होगा, उसके नाम से खुतवा पढ़ा जाता है और वो फिर बाकायदा जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये था पानीपत का युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया, बाबर जीत गया। अब बात करते हैं कि पानीपत के युद्ध के क्या परिणाम निकले। तो परिणाम वैसे पता ही है क्या क्या हुए। तो जो सबसे पहला परिणाम था, लोदी वंश का पतन हो गया। लोदी वंश के शासक शासन कर रहे थे, इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का शासक, और साथ ही साथ जो दिल्ली सल्तनत है या कहें सल्तनत काल का, उसका भी अंत हो गया। हम लोगों ने पूरा पढ़ा दिल्ली सल्तनत, पूरा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आखिर में ये लोदी वंश। तो इसका जो है अंत हो जाता है और भारत में दिल्ली में एक नए वंश का शुरुआत होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इब्राहिम लोदी ना, उसका अंत हो गया, लेकिन अगर बाबर नहीं भी आता ना तो मेरा ख्याल है उसका अंत हो ही जाता, लोदी वंश का अंत हो ही जाता। या तो राणा सांगा या फिर जो दूसरे अफगान जो उससे नफरत करते थे, उससे घृणा करते थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, तो शायद वही लोग मार देते इब्राहिम लोदी को, तो वो मरता जरूर। तो बाबर के द्वारा वो मारा जाता है। तो पहला ये परिणाम निकला कि लोदी वंश का पतन हो गया, सल्तनत युग का अंत हो गया। दूसरा परिणाम मुगल वंश की स्थापना। ये भी बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, बहुत बड़ा परिणाम माना जाता है, क्योंकि मुगल वंश के अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासक हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नया रूप दिया, भारत को एकजुट किया। जो अकबर था उसने भारत के बहुत बड़े हिस्से को जीता। उसके बाद औरंगजेब के समय में लगभग संपूर्ण भारत मुगल वंश के अंतर्गत आता था। तो मुगल वंश की स्थापना हुई पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप। उसके बाद तीसरा है मुस्लिम साम्राज्य की जड़ें मजबूत हुई। मुस्लिम साम्राज्य की जड़ें मजबूत हुई, इसका तात्पर्य ये है कि जो मुगल शासक थे उन्होंने भारत में एक स्थायी रूप से शासन किया। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद कोई आ रहा है और शासक को हटा दे रहा है, ऐसा नहीं। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा हुआ था हुमायूं के टाइम पर, लेकिन उसके बाद अकबर के बाद जो मुगल साम्राज्य उसने जो गति पकड़ी, उसके बाद वो पीछे हट करके नहीं देखे। लगभग 150 साल तक भारत में फिर बने रहे अकबर के बाद से। जबकि इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में देखा कोई 90 साल शासन कर रहा है, कोई 30 साल शासन कर रहा है, कोई 40 साल शासन कर रहा है, कोई कम कर रहा है, इस टाइप से। तो ये मतलब कोई निरंतरता थी नहीं। तो ये चीज जो है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जड़ें एकदम से मजबूत हो गई। उसका चौथा कारण है राजपूतों को निराशा। देखिए जो राणा सांगा था उसने खुद बाबर को आमंत्रित किया था, आमंत्रित करने में उसका हाथ था। तो जो राजपूत क्या चाहते थे, दिल्ली में अधिकार करना चाहते थे, हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अब बाबर आ गया, बाबर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, शक्तिशाली शासक था, तो राजपूतों को निराशा हुई। देखिए जब बाबर ने ये घोषणा की ना कि अब जो है मैं भारत में यहीं पर अपनी सत्ता स्थापित करूंगा, यहाँ रहूंगा हमेशा के लिए, यहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा, जब उसने इस चीज की घोषणा की, राजपूतों को पता चला, दूसरे लोगों को पता चला, तो सबके सब जो है बिल्कुल घबरा गए, सकपका गए कि ये क्या था। मतलब कि सभी क्या सोच रहे थे, चाहे राणा सांगा हो या अफगान सरदार हो, सबके मन में ये था कि बाबर भी अपने पूर्वजों के समान आएगा, दिल्ली पर आक्रमण करेगा,
यहाँ के शासक को मारेगा या फिर नहीं मारने से भी उसको कम से कम कमजोर कर देगा, लूटपाट करेगा, वापस चला जाएगा। उसके वापस जाने के बाद हम लोग जो है वहां पर अपना दाल गलाएंगे। ये उनका सोचना था। जितने भी उस समय आमंत्रित करने वाले थे, चाहे अफगान सरदार हो, राणा सांगा हो, सब यही सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही बाबर ये फैसला करता है, ये घोषणा करता है कि वो अब से यही रहने वाला है, तो सबके सब जो है बिल्कुल से अचरज में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो राजपूत निराश हो जाते हैं। तो ये कुछ परिणाम थे, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इब्राहिम लोदी के पराजय के कारण और साथ ही साथ बाबर के विजय के कारण। देखिए, जो इब्राहिम लोदी के पराजय के कारण थे ना, वही चीज बाबर के लिए फायदेमंद था। मतलब कि जो कारण इब्राहिम लोदी के पराजय के लिए जिम्मेदार थे, वही चीज जो है इब्राहिम लोदी बाबर के लिए जीत का कारण बना। तो देखते हैं कैसे। तो पहला कारण है बाबर का व्यक्तित्व। बाबर का व्यक्तित्व, या फिर इसको हम लोग इब्राहिम लोदी का व्यक्तित्व या फिर नीति भी कह सकते हैं। तो देखिए, जो बाबर था वो बचपन से ही 11 साल की उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसको फरगना का शासक बना दिया जाता है। फिर उसके चाचा मामा उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, उनसे अपने राज्य की रक्षा करता है। फिर 2-3 साल बाद खुद अपने चाचा के राज्य पर बाबर आक्रमण करता है। फिर मतलब वो लगातार युद्धों में ही लगा रहता है। तो उसको जो है युद्ध का अच्छा अनुभव था। लगभग वो 30 साल से अधिक, मतलब कि 30 वर्ष का उसके पास युद्ध का अनुभव था। इसके अलावा वो जो है इतने वर्षों तक युद्ध कर रहा था, तो कुशल सेना नायक में परिणत हो चुका था, योद्धा था, वॉरियर था, सब चीज़ों को समझता था। तो ये सब चीज़ें थी। वही दूसरी ओर अगर हम लोग इब्राहिम लोदी की बात करें, तो कब वो 1517 में वो शासक बना था, उतना योग्य भी नहीं था वो, और उसको युद्धों का उतना अनुभव भी नहीं था। स्वयं राणा सांगा से 2 बार हार चुका था, खतौली और धौलपुर के युद्धों में। और दूसरा, उसको कोई उतने युद्धों का अनुभव नहीं था, कुशल सेना नायक भी नहीं था, उसकी जो सेना थी वो भी वैसे ही थी उसके ही जैसे। तो इन सब चीज़ों का बाबर को फायदा मिला और बाबर के व्यक्तित्व का इब्राहिम लोदी को नुकसान हुआ, ये हम कह सकते हैं। दूसरा कारण, बाबर के योग्य सेनापति। देखिए, बाबर खुद तो योग्य सेनापति था ही था, उसके जो सेनापति थे, उसके जो सैनिक थे, वो भी योग्य थे, क्योंकि वो भी बाबर के साथ लगातार युद्ध कर रहे थे। तो उनको भी युद्ध का अच्छा खासा अनुभव था, वॉरियर थे वो लोग भी, तो उनको भी युद्ध का अच्छा खासा अनुभव होने के कारण वो भी जो है योग्य सेनापति थे। जबकि इब्राहिम लोदी की बात करें तो वो खुद तो अच्छा सेनापति नहीं था, अच्छा सेनानायक नहीं था, उसके जो सेनापति थे वो भी वैसे ही थे। क्योंकि देखिए, मैंने बताया था कि जो इब्राहिम लोदी है, उसके अपने अफगान सरदारों के प्रति जो नीति है वो बिल्कुल सही नहीं थी। वो जो है उनके प्रति उतनी अच्छी नीति अपनाता नहीं था। तो इस कारण से थोड़ा सा उसके जो अफगान सरदार हैं, जो भी सैनिक वगैरह हैं, सेनापति हैं, इब्राहिम लोदी के प्रति उसकी जो आस्था है उतनी सही नहीं थी। तो वो योग्य होने के बावजूद भी उतने अच्छे तरीके से नहीं लड़े होंगे, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद तीसरा कारण, मुगल सेना का रण कौशल। तो जो मुगल सेना थी ना, उनका रण कौशल बहुत ही उत्तम था। जैसा अभी मैंने बताया कि सेनापतियों का युद्ध कौशल बहुत ज़्यादा अनुभव था, तो यही चीज़ वही इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे वो बिल्कुल किराए से लिए गए थे। भले उसके पास 1 लाख की संख्या थी, मतलब इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या भले 1 लाख हो, लेकिन बाबर की जो सेना मात्र 12,000, जो आगे चल करके 20-30 हज़ार के करीब हुई होगी, उनमें अनुशासन बहुत अधिक था। अनुशासन बहुत अधिक था, युद्ध का उनको अनुभव भी था, और वो जो है अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्त भी थे। जबकि इब्राहिम लोदी के जो सेना थे वो भाड़े में लिए गए थे, भले वो संख्या में अधिक थे। इब्राहिम लोदी के पास ना वास्तव में जो लड़ने वाले सैनिक थे ना वो बहुत कम थे, बाकी सब किराए से लिए गए थे। वो आपातकाल के लिए जो रखे जाते हैं ना, जो सैनिक जो अलग से जो लिए जाते हैं, तो उस टाइप के सैनिक थे। वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध जब तक चल रहा है उतने ही समय तक के लिए नियुक्त किए गए। उनको अपने वेतन से मतलब था, अपने प्राणों से मतलब था। जहां भी उनको लगे कि उनके प्राणों को खतरा है, पीठ दिखा करके भाग जाते थे। तो इस टाइप के सैनिक थे इब्राहिम लोदी के। उनमें न तो राष्ट्र प्रेम था, न ही धार्मिक उत्साह था, तो ऐसा कोई चीज नहीं था। तो इस कारण से भी इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा और बाबर को जीत मिला इन्हीं सब कारणों से। उसके बाद अगला कारण है बारूद का प्रयोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बारूद का प्रयोग। जैसा मैंने बताया कि जब बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया तो इब्राहिम लोदी के सैनिकों में भगदड़ मच जाता है। मतलब उन्होंने ऐसा चीज कभी देखा नहीं था कि कुछ निकल रहा है, जमीन में आ रहा है, फट रहा है, उसके दायरे में जो आ रहा है वो चीथड़े चीथड़े हो जा रहा है। तो इस टाइप का चीज उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो बाबर द्वारा बारूद का प्रयोग पानीपत के युद्ध में जीत का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना, जो बारूद का प्रयोग किया गया था, तोप खाने का प्रयोग किया गया था, पानीपत के युद्ध में पहली बार बाबर द्वारा किया गया था व्यापक स्तर पर।
पर, लेकिन इससे पहले भी भारत में बारूद का प्रयोग होता था, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर और ऐसे युद्धों में इसका प्रयोग किया जा सकता है ऐसा लोगों को ज्ञान नहीं था। ये चीज जो है बाबर ने पहली बार किया। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने एक चीज बताया था कि बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है बाजौर और भीड़ा में 1519 में, तो मैंने बोला था कि वो बाजौर में पहली बार उसने बारूद का प्रयोग किया था। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा कि बाबर ने ना भीड़ा पर पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। अपनी तुजुके बाबरी, उसकी जो आत्मकथा है उसमें खुद बाबर ने लिखा है कि उसने भारत में पहली बार जो बारूद का प्रयोग किया वो भीड़ा के दुर्ग पर किया था। उसने बाजौर में सबसे पहले आक्रमण करता है, उसके बाद भीड़ा में, तो भीड़ा में उसने पहली बार अपना बारूद का प्रयोग किया था। ये उसने खुद लिखा है अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में। लेकिन व्यापक स्तर पर बारूद का जो प्रयोग देखने को मिलता है वो पानीपत के युद्ध में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। तो बारूद का प्रयोग भी पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय का कारण बना और इब्राहिम लोदी के पराजय का कारण बना। इसके बाद अगला है बाबर का कुशल सैन्य संचालन और व्यूह रचना। इसमें आएगा बाबर का जो तुलगमा युद्ध नीति है, तुलगमा युद्ध नीति। तो ये चीज भी जो है बाबर की जीत के लिए बहुत बड़ा कारण था और इब्राहिम लोदी के पराजय का। देखिए उसकी जो व्यूह रचना थी ना वो बहुत अच्छी थी। तुलगमा युद्ध नीति मतलब कि आधे सैनिकों को इधर उधर छुपा दो और बाद में दुश्मन को चारों तरफ से घेर लो और चारों तरफ से वार करो। तो ये चीज जो है ना बहुत घातक सिद्ध हुई इब्राहिम लोदी के लिए और बाबर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई। तो ये भी एक कारण था इनकी जीत का और इब्राहिम लोदी के पराजय का। इसके बाद अगला कारण है अनेक अफगानों का बाबर का साथ देना। देखिए बहुत सारे जो अफगान थे ना वो बाबर का साथ दे रहे थे। अफगानों ने ही बाबर को आमंत्रित किया था, तो वो लोग जो हैं इब्राहिम लोदी के साथ धोखा करके बाबर का साथ दे रहे थे। तो इससे भी जो है इब्राहिम लोदी कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुआ होगा और बाबर जो है उत्साहित हुआ होगा। तो ये भी एक कारण बताया जाता है। इसके बाद अगला है अफगानों का नैतिक पतन। अफगानों का नैतिक पतन मतलब कि जो अफगान इब्राहिम लोदी के साथ दे रहे थे तो उनका जो है नैतिक पतन हो चुका था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इब्राहिम लोदी है वो खुद उतना अच्छा नहीं था, अपने दूसरे अफगान साथियों के प्रति उसकी नीति सही नहीं थी और जो दूसरे अफगान थे जो इब्राहिम लोदी का साथ दे रहे थे वो भी इस चीज़ को जानते थे कि हमारा सुल्तान जो है हम लोग का कोई परवाह नहीं करता है तो हम उसका परवाह क्यों करें, इस टाइप का चीज़ रहा होगा। तो अफगानों का जो है नैतिक पतन हो चुका था। तो ये कुछ कारण थे बाबर की जीत के और इब्राहिम लोदी के पराजय के। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है मतलब लाइन वाले क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी चीज पानीपत के युद्ध की मतलब कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण था या इब्राहिम लोदी के हार का कारण था और पानीपत के युद्ध के परिणाम निम्न में से कौन कौन से थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, जब बाबर पानीपत का युद्ध जीत जाता है ना तो वो जो लोदियों का जो खजाना होता है, दिल्ली सल्तनत का जो खजाना होता है उस पर अधिकार कर लेता है और अपने जो सैनिक होते हैं, जो सेनापति होते हैं, दूसरे अधिकारी होते हैं उनको बड़ी संख्या में धन वितरित करता है। मतलब कि सब के सब जो हैं माला माल हो जाते हैं। यहाँ तक कि बाबर जो है काबुल जाता है ना तो वहां पर काबुल के हर एक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का वो देता है इस खुशी में और उसको जो है वहां की जनता द्वारा कलंदर की उपाधि दी जाती है। ध्यान रखेंगे जब वो काबुल पहुंच करके वहां पर चांदी के सिक्के बंटवाता है पानीपत की जीत की खुशी में तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है। ध्यान रखिएगा। और बाबर जो है ना पानीपत के युद्ध सैनिकों से कहता है कि अब जो है काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं है। मतलब कि काबुल, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि काबुल से उतनी अच्छी आमदनी नहीं होती थी, उसका जो सैनिक खर्च है, प्रशासनिक खर्च है वो भी नहीं निकल पाता था। तो अब जो है बाबर कहता है कि अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं है, हम जो है यहाँ से बहुत ज्यादा माला माल हो गए हैं, अमीर हो गए हैं, ऐसा उसका कहने का तात्पर्य रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। अब आखिर में बात करते हैं कि पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर के समक्ष कौन कौन सी नवीन समस्याएं उत्पन्न हुई। पानीपत का युद्ध उसने जीत लिया, महत्वपूर्ण था पानीपत का युद्ध, उससे जो है लोदी वंश का अंत हो गया, इब्राहिम लोदी मारा गया, दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। लेकिन अभी जो है चीजें सही नहीं है। मतलब कि दिल्ली पर अधिकार कर लिए इसका मतलब ये नहीं है कि साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। दूसरी चुनौतियां भी थी। एक तरफ जो अफगान थे, बचे कुचे जो अफगान थे जो इब्राहिम लोदी का साथ दे रहे थे तो वो जो है भाग करके बंगाल बिहार वहां शरण लेते हैं। बंगाल का शासक नुसरत शाह उनको शरण देता है, वहां वो लोग षड्यंत्र कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ राजपूत, ये भी समस्या बन सकते थे। तो
कहीं ना कहीं जो पानीपत की जो लड़ाई है वो अधूरी थी। आगे चल करके खानवा के युद्ध में राजपूतों को परास्त करता है, फिर चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। हालांकि जो पानीपत का युद्ध था निर्णायक तो था ही था, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा अधूरा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ चीजें अभी भी बची हुई थी। तो बात करते हैं क्या कुछ इसके सामने दूसरी परेशानियां आई। तो जो सबसे पहला चीज है, जो दिल्ली की जनता है, मतलब कि जब बाबर दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, आगरा पर अधिकार कर लेता है, तो उसके बाद जो दिल्ली की जनता है ना, वो नगर छोड़ करके भागने लगती है। देखिए 1398 में तैमूर लंग, जो कि बाबर का पूर्वज था, बाबर का परदादा कह सकते हैं, उसने आक्रमण किया था, दिल्ली में कत्लेआम मचा रखा था, किसी को उसने जिंदा नहीं छोड़ा, अपने सैनिकों को खुला छोड़ दिया, जो चाहे वो करो, जिसको लूटना है लूटो, जो करना है वो करो। तो वो चीजें जो है आज भी भारतीयों को याद रही होगी, दिल्ली वासियों को याद रही होगी। अब उन्होंने सोचा कि ये है मतलब तैमूर लंग का ही वंशज है, तो ये फिर से दिल्ली में कत्लेआम मचाएगा, तो वो लोग जो है दिल्ली छोड़ छोड़ के भागने लगे। तो अब दिल्ली की जनता दिल्ली से भागेगी तो फिर बाबर किसके ऊपर रूल करेगा, क्योंकि उसको दूसरी चीजों के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, तो उन सब के लिए उनका रुकना आवश्यक था। तो बाबर घोषणा करवाता है कि जो भी लोग बाबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा उसके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा, उसको अपनी प्रजा के समान माना जाएगा और उसको सभी अधिकार दिए जाएंगे जो बाबर अपने प्रजा को देता है। तो ये चीज जब कहता है बाबर, उनको आश्वस्त करता है कि आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा, कोई कत्लेआम नहीं किया जाएगा, तो फिर जो जनता है वो रुक जाती है। और मैंने जो बताया था कि वो कत्लेआम कर देता था, तो वो पानीपत की लड़ाई के बाद जो सैनिक पकड़े जाते हैं उनका वो कत्लेआम करवा देता है। बाकी जो दिल्ली की जनता के साथ उदारता का व्यवहार करता है। तो ये समस्या खड़ी हुई थी, हालांकि उसको वो निपटा लेता है। उसके बाद दूसरा चीज, जो बहुत सारे अफगान होते हैं ना, अफगान सरदार, कई सारे तो बाबर का साथ दिए थे, लेकिन कई सारे जो है इब्राहिम लोदी के साथ थे, तो कई सारे जो है बिहार बंगाल की ओर भाग जाते हैं अपना नुसरत शाह के पास, जो बंगाल का शासक था इस समय। लेकिन बहुत सारे जो दूसरे अफगान सरदार होते हैं ना, आसपास छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी समस्याएं थी उसके सामने, तो उनको जो है वो घोषणा करवाता है कि जो भी बाबर की अधीनता स्वीकार करेगा उसको वो जागीरें देगा, अपने मातहत उनको जो है कार्य करने, शासन करने की अनुमति देगा, ये कहता है। तो बहुत सारे लोग जो है बाबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ अफगान सरदार होते हैं जो नहीं मानते हैं, तो उनके साथ जो है कठोरता का बर्ताव किया जाता है, उनका दमन करता है। तो इस प्रकार से जो बाबर है ना, वो अपने आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, और पूरा का पूरा पंजाब हो गया, काबुल, अफगानिस्तान, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, जौनपुर, ये सब जो है बाबर के अधिकार में आ जाते हैं। और जो दिल्ली का जो दक्षिण वाला भाग है, दिल्ली आगरा का जो दक्षिण वाला भाग है, जो राजस्थान मध्य प्रदेश से लगता है, तो उस तरफ बहुत सारे किले थे, उन पर भी बाबर अधिकार करने में सफल हो जाता है। तो ये समस्या भी वो निपटा लेता है। उसके बाद अगला है, जो बहुत सारे जो अफगान सरदार थे वो बंगाल बिहार वहां भाग गए थे, बंगाल के शासक नुसरत शाह के यहाँ शरण ले रखे थे, और वहां पर वो षड्यंत्र रच रहे थे। तो इनको सबक सिखाना आवश्यक था, और इनको सबक सिखाने के लिए घाघरा के मैदान में वो जो अफगान है बच्चे कुछ है, उनके साथ बाबर का युद्ध होता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद अगला समस्या है, जो बाबर के जो सैनिक हैं, बाबर के जो सैनिक अधिकारी हैं, जो बाबर के बेग हैं, वो समस्या खड़ी कर देते हैं। क्या समस्या? तो देखिए, बाबर के जो सैनिक होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो लंबे समय से अपने घरों से, अपने परिवार से दूर हैं, एक अनजान जगह पर, शत्रु के क्षेत्र में वो हैं। तो उनको पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे। तो उनको अपने घर परिवार की याद आती है, अपने देश की याद आती है। तो वो लोग जो जब सुनते हैं कि बाबर ने यही रहने का फैसला किया है, तो थोड़े से वो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाबर उनको आश्वस्त करता है कि आप में से जो भी अपने देश, अपने घर वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो जब बाबर ऐसा कहता है तो लोग जो है थोड़े से संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है हम लोग जो है रहेंगे और जब मन होगा तब जाएंगे। तो बाबर भी मतलब ठीक है, समस्या समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और समस्या उत्पन्न हो जाता है, भारत की गर्मी। देखिए, ये लोग जहां से आए थे ना, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, तो वहां उतना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता है भारत की तुलना में। अगर हम लोग देखें, आप लोग नक्शे में भी देखिए उसकी स्थिति कहां पर है। थोड़े से वो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले, और यहाँ गंगा यमुना का मैदान जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ का गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं होता था। ये भी एक कारण था बाबर के सैनिकों का भारत से वापस जाने का। उसके बाद एक और कारण, एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है, जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है, विशेष करके दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, और ये चीज जब लोगों को पता चलती है कि कोई आ रहा है आक्रमण करने,
तो जैसे कि मैंने बताया कि तैमूर ने आक्रमण किया था, तो वो चीज़ें लोगों को याद थी, तो उसी का कोई वंशज आ रहा है आक्रमण करने, तो लोगों को पता था कि सब कुछ उजाड़ दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो जो किसान थे ना वो पलायन करने लगे थे बहुत बड़ी संख्या में। तो इससे जो है खाने पीने की, मतलब कि जो खाद्य सामग्री है उसका अभाव होने लगा था। तो ये भी एक समस्या थी। हालांकि धीरे धीरे बाबर इसको दूर करने का प्रयास करता है, लोगों को आश्वस्त करता है कि आपके साथ उदारता का व्यवहार किया जाएगा, तो लोग जो है फिर टिकने लगते हैं। तो ये सब समस्याओं को दूर करता है। इसके बाद अगली प्रमुख समस्या थी राजपूत। देखिए राजपूत जिनका इस समय नेतृत्व करता था मेवाड़ का शासक राणा सांगा। राणा सांगा जिसने खुद अपना एक दूत भेजा था, अपना एक संदेशवाहक भेजा था काबुल में बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए। देखिए जो राणा सांगा था ना वो ऐसा सोच रहा था कि बाबर आएगा दिल्ली पर आक्रमण करेगा, जो इब्राहिम लोदी है उसको परास्त करेगा, जिससे अफगानों की शक्ति नष्ट हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, उसके बाद मैं दिल्ली पर अधिकार कर लूंगा। ऐसा राणा सांगा का सोचना था। लेकिन राणा सांगा को जब पता चलता है कि बाबर यहीं टिक गया है, तब वो सैनिक तैयारियों में लग जाता है। और बाबर भी इस चीज को समझता था कि मेरे को अगर यहां रहना है, मुझे यहां पर साम्राज्य स्थापित करना है, तो ये जो राजपूत है, ये जो राणा सांगा है, इससे निपटे बगैर मैं दिल्ली में टिक नहीं सकता। तो ये एक बड़ी समस्या थी जिसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि बाबर ने राणा सांगा या फिर राजपूतों की इस समस्या का निपटारा किस प्रकार से किया। खानवा के मैदान में दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है। तो ये सारा कुछ हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।